हाँ, चलेगा ना? ऐसे तो कुछ ये तो विंटेज विंटेज बॉयज के तो मैं सिखाई कंसर्न आप हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू करना है बेटे। नया चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, अल्टरनेट नाम से ही पता चल रहा है कि अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब सब्स्टिट्यूट। जैसे कोई एक चीज है, एक तो होता है कि सीधी दिशा में एक लगातार कंटिन्यू। अल्टरनेट का मतलब यह है कि जिसमें जो सीधी दिशा में ना होकर के इस तरह से डायरेक्शन करे। इस तरह से डायरेक्शन मतलब अगर मैं ये एक्सेस ले लूं इस तरह से बेटा, ये आप मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है बेटे। अगर कोई धारा इस तरह से फ्लो करती है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है जीरो, इससे ऊपर तो वाई एक्सिस किस में है बेटे? प्लस में। और नीचे माइनस में। यानी कि आप ये देखिए कि ये वाली जो धारा की जो दिशा है, पहले इसने ऐसे ली प्लस में और फिर इसकी दिशा कैसे आई? माइनस में। तो इसका मतलब प्लस में और ये माइनस में। तो जोन सी करंट डायरेक्शन रखती है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आप लिख लीजिए। और एसी अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या बोलते हैं? एसी। लिखिए, एसी की जो डेफिनेशन है, विच चेंज अल्टरनेटिंग करंट विच एसी विच चेंज its direction एसी जो है, जो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एसी अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आई बात? उसके बाद है इसका ग्राफ। मैंने आपको देखो, इसके नीचे ये वाला बनाएंगे आप, उसके नीचे आप ये लिखेंगे। अगर ये ग्राफ, इसमें आपका वाई एक्सेस में मैंने करंट ले लिया और एक्स एक्सेस में मैंने टाइम ले लिया टी। तो मैंने ग्राफ किया आई और टी में प्लॉट किया। तो इस तरह से आपकी करंट का ग्राफ इस तरह से आया। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया करंट पहले वाई के पॉजिटिव में गई और फिर वाई के नेगेटिव में गई बेटा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, इसी की तरह अगर मैं ये ग्राफ ले दूं, इसी को, इसी के नीचे आप ये वाला ग्राफ भी बनाएंगे बेटा। ये आपका टी है, ये आई है आपका इस डायरेक्शन में। ए इस तरह का बनाइए आप, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और इधर। समझ रहे हो? ये वाला जो ग्राफ है, ये भी किस किस के बीच में है? आई और टी के बीच में है। और ये भी दोनों दिशाएं यानी प्लस में डायरेक्शन एज वेल एज माइनस डायरेक्शन। इट मीन्स कि ये वाला ग्राफ भी क्या शो करता है बेटे?
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अगर इस तरह का डायरेक्शन, इस तरह का आ जाए बेटे ग्राफ, एक खूब बड़ा और फिर थोड़ा सा छोटा सा, मतलब कि अगर इस तरह का आ जाता है ग्राफ, एक प्लस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी और माइनस डायरेक्शन में बहुत कम वैल्यू, तो ये ग्राफ भी अल्टरनेटिंग करंट को ही शो करता है, क्योंकि इसमें भी प्लस और माइनस दो डायरेक्शन में। समझ में आएगा बेटे? ये वाला ग्राफ भी क्या शो करेगा? एसी। क्लियर हुआ बेटे? आइए आप डीसी हटा दो, ये करो फटाफट, ये तो लिख लिया होगा। डीसी मीन्स होता है बेटे डायरेक्ट करंट, और इस करंट में आप दोनों दिशा नहीं रखते, प्लस या माइनस, ये दिशा जो या तो प्लस ही प्लस में होगी या फिर माइनस ही माइनस में होगी। तो आपकी डेफिनेशन में इस तरह से लिख लीजिए, विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। हटा दो बेटे ये, it does not change its direction is called direct current। ठीक है बेटे, ये कोई भी डायरेक्शन नहीं रखता। अगर इस वाले में मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा? जैसे आपका ये टी है और ये आई है, तो आपको जैसे जैसे समय बढ़ा, पहले जो करंट थी वो कैसे चलेगी, इस तरह से। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी ग्राफ को आप इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं बेटा। ये आपका आई है, ये आपका टी है, और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर लेना चाहें तो आप उसे ऐसे ले सकते हैं। समझ में आई बात? ये वाला इस तरह से, ये दोनों ही किसके ग्राफ हैं? टीसी के, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस नहीं है। हाँ, मेरा कहने का मतलब जिसमें दोनों साथ साथ हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें केवल एक ही दिशा में, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही चलेगी ना, ये इस तरह, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही रहेगी। समझ में आ गई बात? डीसी का मतलब ये इसका नंबर 1 ग्राफ और ये नंबर 2 ग्राफ। क्लियर हुआ? उसके बाद है बेटा, देखिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, 2019 में आया है नीट में, इसी से रिलेटेड। हटा दू ये उड़ीसा 2019 में क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ
the variation of EMF with time for your type for with time for 4 types. ध्यान से समझेंगे the variation of EMF with time for 4 types of generator are shown in figure. चित्र में 4 तरीके के डायग्राम दिखाए गए हैं, ठीक है। विच अमंगेस्ट देम, विच अमंगेस्ट मतलब उसमें से कौन सा, अमंगेस्ट देम can be called AC. ठीक है, इनमें से जो है कौन सा एसी कहलाएगा, तो ये आप मुझे बताएंगे बेटा। पहला ग्राफ इस तरह से है, दैट इज ई ईएमएफ एनर्जी और दैट इज टी टाइम, इस तरह से बेटे, ठीक। और दूसरा ग्राफ है T, that is T, that is C, E, T और D, that is E, that is T। आंसर्स लिख लू मैं। ए ऑप्शन है ओनली ए, डी ऑप्शन है ए एंड डी, सी ऑप्शन है ए बी सी डी और डी ऑप्शन है डी एंड बी। बताइए बेटे, ये 4 ग्राफ हैं, ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर का और डी नंबर का। उसने बोला कि वेरिएशंस दे रखा है ई का और टी का, ई का और टी का वेरिएशन दे रखा है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है ग्राफ एसी का दिखाता है। ये ऑप्शंस है, केवल पहला या फिर ए और डी वाला, यानी पहला और ये वाला, और ए बी सी डी चारों, और या फिर डी और बी। चौथा है ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ए और बी, ए और बी, पहला और दूसरा। तो देखिए बेटे, मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, एसी के बारे में क्या बताया कि जोन सा ग्राफ दोनों डायरेक्शंस रखता है, प्लस बी और माइनस बी, दैट इज कॉल्ड एसी। अब देखिए आप इस वाले ग्राफ में ये जो आपका वेरिएशन है ये किस में है, और ये तो इसका मतलब ये बोथ है, ये तो है ही है एसी वाला ए। अब ये देखिए बेटा, ये किस में है, ये किस में है, यानी बी वाला भी है। अब देखिए अगर ये वाला ग्राफ है, ये किस में रखता है वेरिएशन, प्लस में, और ये माइनस में, और ये भी है, और फिर ये किस में है, और ये तो ये भी है। तो कौन सा आंसर हुआ, कौन आंसर नंबर सी। इसका मतलब चारों के चारों ग्राफ एसी के ग्राफ, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन।
क्लियर हुआ? अगर इस तरह का, अगर जरा सा भी आपका ग्राफ इसके ये ऊपर भी है और नीचे भी है तो वो शो करेगा एसी। इससे मतलब नहीं है कि ऊपर की वैल्यू कितनी ज्यादा है और नीचे की कम है, या ऊपर की कम है और नीचे की कितनी ज्यादा है, लेकिन अगर डायरेक्शन रखता है प्लस एंड वेल एज वेल एज माइनस, तो इट मीन्स इट इज एसी। और अगर डायरेक्शन नहीं होगा, प्लेन होगा, तो दैट मीन्स डीसी। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो क्या होगा? डीसी, डायरेक्ट करंट। समझ में आई बात बेटे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो छोड़ोगे तो नहीं? हो गया ये? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन में आपको, और बल्कि इसके बारे में लिखिए आप, एसी जनरेटर की परिभाषा, अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर किसे कहते हैं? आपने देखा होगा सिंपल, किसी शादी में जनरेटर को चलते हैं, उसकी कहते हैं ना हथी घुमाओ, तो वो क्या होता है? लाइट देता है। देखा है? तो जो जनरेटर है वो क्या है? एक यंत्र है। यंत्र है ना वो, जनरेटर जो है वो क्या है? एक यंत्र है। और यंत्र में जो ऊर्जा पाई जाती है दैट इज कॉल्ड यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश मैकेनिकल एनर्जी। एक मैकेनिक है जनरेटर, जनरेटर में पाई जाने वाली एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है? अब आप ये कहो कि जब हम उसको हथी से ऐसे घुमाते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है? लाइट जो हमें मिलती है। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? लाइट में। लाइट कैसी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदल दे दैट इज कॉल्ड जनरेटर। समझ में आई बात? यंत्र से विद्युत ऊर्जा में, यंत्र से यानी जनरेटर से कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को। यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा होगी। समझ में आई बात? जनरेटर में कैसी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिकल में। लाइट किससे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट कैसे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी में दैट इज कॉल्ड जनरेटर। समझ में आई बात? तो अब आप इसे लिखेंगे, एसी जनरेटर की डेफिनेशन लिखेंगे। ए जनरेटर और डायनमो भी कहते हैं बेटे इसे, क्योंकि इसमें डायनमो लगा होता है, इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट मतलब बदल देती है क्या चीज? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आई बात? ये जनरेटर या और डायनमो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बदल देता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है? अब देखो, आपने देखा होगा बेटे इस तरह का, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मान लीजिए क्या चीज है ये? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल होती है इस तरह से,
ये ऐसे क्या लगी हुई है, ये कॉइल लगी हुई है। अगर मैं इसको हिलाऊं या ऐसे रोटेट करूं, इसे ऐसे घुमाऊं, इस कॉइल को ऐसे करके घुमाऊं इसे, ये देखिए बेटे कि इस कॉइल में से, इस कुंडली में से क्या जा रही है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या ना क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है बेटे, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। आप समझ रहे बेटे। और जो ये मेरी कुंडली है, अगर मैं इसे रोटेट करूंगी तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में मेरी कोई कुंडली हिलेगी, बार बार गति करेगी, तो ये जो आपका फ्लक्स है इसमें क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ईएमएफ पैदा होने का मतलब उसमें एक पावर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बन जाती है वहां पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो क्या चीज पैदा करती है, लाइट। समझ में आई बात। ये सिद्धांत है जनरेटर का ही, कि वहां पे जनरेटर में क्या लगा होते हैं, बड़े बड़े चुंबक लगे रहते हैं। चुंबक के कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो हमारी हत्थी, वहां पे कॉइल लगी रहती है, और जब हम उसको हत्थी से कॉइल को हिलाते हैं तो वो ऐसे घूमती रहती है अंदर। हत्थी तो निकल जाती है लेकिन कॉइल घूमती रहती है, किसके अंदर, बड़े बड़े मैग्नेट्स के अंदर। मैग्नेट्स के दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे रहते हैं, बीच में कॉइल लगी रहती है, कॉइल ऐसे घूमती रहती है, कॉइल घूमती रहती है, तो उसमें लगातार क्या होता रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ तो इलेक्ट्रिकल करंट मिल गया हमें। समझ में आई बात, समझ में आई बात। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। समझ में आई बात। और अगर इसी तरह से मान लीजिए इसकी कोई रोटेशन एक्सिस हो और इस तरह से घूम रही है, ये मान लीजिए इस तरह से ये गोल गोल घूमेगी, इसमें एंगुलर रोटेशन होगा बेटे, किसमें, कॉइल में। कॉइल ऐसे, कॉइल इसी के बीच में ऐसे ही तो घूमेगी, तो उसमें एंगुलर रोटेशन हो जाएगा। एंगुलर रोटेशन मान लीजिए आपका ओमेगा है, ठीक है। इसका एरिया आपका ए है, किसका, आपका ये वाली कॉइल का। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, किसके, कॉपर की वायर के, नंबर ऑफ, जैसे कहते हैं तारों के फेरे। कुंडली कैसे बनती है, कॉइल को लपेटते लपेट लो, जितने लपेटते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, कुंडली के फेरे कहलाते हैं। एंड ठीक है, अगर ये सब चीजें दी हुई है तो अगर इससे पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, देखो इस तरह से जो है उसकी जो इक्वेशन दी जाती है बेटे, वो दी रहती है इस तरह से, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह की इक्वेशन से शुरू होती है, इससे होने वाली इलेक्ट्रिक, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन से शुरू हुई। और ये जो ई नोट है बेटे, मैक्सिमम आपकी करंट, दैट इज एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, ये वैल्यू होती है जो आपकी मैक्सिमम करंट है इसमें। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, एन आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स, चुंबकीय क्षेत्र, एरिया ऑफ दिस कॉइल, और ओमेगा रोटेशन, एंगुलर रोटेशन। और एंगुलर रोटेशन जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए 2 पाई एफ, ये तो पता ही है आपको बेटे। एंगुलर रोटेशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इस तरह की जो इक्वेशन है बेटे, जो आपका ये जो ये चीज है ना बेटे, ये क्या चीज है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो पैदा हो रहा है, ये उसकी इक्वेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ से अगर जो करंट हमें कैलकुलेट करना होता है वो कैसे होता है। आपको ओम का नियम पता है,
क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या फिर वी इज इक्वल टू आई आर। सुना है? देखिए, ओम के नियम से अगर हम ये कहें, तो आप ये देखिए बेटा, ये जो पोटेंशियल है दैट इज ईएमएफ, और ये आपका देते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। और ई क्या चीज है बेटा? मैंने आपको बताया ई इज दैट, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। यानी आई अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटे? यहाँ लिख दूं, आई इज इक्वल टू ई की पूरी इक्वेशन रख दूंगी इसकी जगह, ई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन आर। और एक और चीज, अगर मैं ई नॉट अपॉन, यानी ई नॉट अपॉन आर को अलग लिख लूं, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, तो इस क्वांटिटी को बेटे हम कहते हैं आई नॉट। क्या कहते हैं इसको? आई नॉट, दैट इज मैक्सिमम करंट। ठीक है बेटे। अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी बेटे? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में बदल गई। क्लियर? से नोट करो बेटे। ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, ये ई क्या है? ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन लेंगे। जो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ उसकी इक्वेशन ये है। और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमने क्या निकाला? करंट। ओम के नियम से वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या चीज है? वही इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर करके हमने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर भी हमें आई नॉट की वैल्यू चाहिए होगी बेटा, ये ध्यान रखिएगा इस एक्सप्रेशन को। ये वाला दैट इज आई नॉट है ये बेटे, सॉरी, ये जो ई नॉट अपॉन आर है, ये आई नॉट कर लीजिए इसे। ये इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा। अगर मुझे आई नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं इस एक्सप्रेशन में रख करके ई नॉट अपॉन आर से आई नॉट कैलकुलेट करूंगा। समझ में आई बात? इसी की जगह मैंने यहाँ पे आई नॉट रखा है। यहाँ पर ये था ना ई नॉट अपॉन आर, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने? आई नॉट। समझ में आया? हटा दू? मैं आपको बताती हूँ बेटे, इसमें स्टेज किसके बीच बीच में, इससे पैदा होने ईएमएफ और करंट, दो चीजें हो रही है ना बेटे, टाइम के वर्सेस में। आपको मैं खिंचवा रही हूँ ग्राफ, देखिए, लिखिए, स्केच द ईएमएफ स्केच द ईएमएफ एंड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए बेटे, जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और उससे करंट बनी,
साइन वर्सेस के ग्राफ को मैं प्लॉट करवा रही हूँ जिससे कि आप बिल्कुल एकदम करेक्टली समझ जाए। इस तरह से मैंने ये एक ग्राफ प्लॉट किया है। E and that is T. That is 0. That is T by 4. That is T by 2. That is 3T by 4 और that is T. आप समझ गए बेटे इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका एक पूरे साइकिल का एक चौथाई भाग, आधा, तीन चौथाई और ये पूरा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, लिखिए इसमें, इस बेटे ग्राफ में आपने क्या देखा कि पूरे एक साइकिल में इसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई बेटे? कितनी बार हुई? दो बार। समझ नहीं बात? इसकी पूरे एक साइकिल में यहां से यहां तक एक साइकिल हुआ, पहले ऐसे आई और फिर ऐसे आई, तो इसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई बेटे? दो बार डायरेक्शन चेंज हुई। ये जो हमारे लाइनों में आ रही है, जो करंट आ रही है, ये है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। और बेटे एक सेकंड में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आने की, वो होती है, मैंने आपको बताया था, 50 हर्ट्स। कितनी बार होती है? 50 हर्ट्स। यानी एक सेकंड में वो 50 बार इस तरह से ऑसिलेशन करती है। कितनी बार करती है? 50 बार ऑसिलेशन करती है। और डायरेक्शन कितनी बार चेंज करती है बेटे? 100 टाइम्स। क्योंकि एक साइकिल में दो बार, तो 50 साइकिल में 100 बार। कितनी डायरेक्शन चेंज करेगी बेटे? एसी करंट एक सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ध्यान लिख लीजिए। जैसे इसका इक्वेशन है, साइन ओमेगा टी इस तरह से दिया रहता है, और इन लिखे यहाँ पे, इन 1 साइकिल और 1 रिवोल्यूशन करंट चेंज, करंट चेंज इट्स डायरेक्शन टू टाइम्स। करंट चेंज करती है, जो डायरेक्शन है वो दो बार चेंज करती है, किसमें? एक साइकिल में। ठीक है, ये तो था समझाने के लिए आपको ई वर्सेस टी में ग्राफ। ठीक है, अब आ जाइए आप, ये किसमें ग्राफ है बेटे? ई वर्सेस टी में ग्राफ। अब आइए आई वर्सेस टी में। आई यानी करंट, ये इस तरह से बनाइए बेटे। ये अब ई के स्थान पे आई रहेगा, इधर टी ही रहेगा। इस तरह से आपकी ये धारा है। और कौन सी धारा है? एसी। क्योंकि दोनों डायरेक्शन है इसमें, प्लस भी और माइनस भी है। और मैंने क्या बताया कि जो एसी है वो एक सेकंड में 50 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी आप ये लिख लीजिए, आई, इसकी इक्वेशन कैसे रहेगी बेटे? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। और ये लिखिए, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज कितनी बार होगा बेटे धारा में? 100 टाइम्स। ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा, 0T/4, यहाँ पर T/2, 3T/4 और ये कैपिटल T है।
दोनों ग्राफ हो गए किसमें, ये आपका ई वर्सेस टी, ईएमएफ वर्सेस टी में, और ये क्या है आपका आई वर्सेस टी। हाँ सेम ही है, बस ये चेंज है कि ई वर्सेस टी में 2 बार, एक साइकिल में 2 बार होता है, और इसके एक साइकिल में 50 तो फ्रीक्वेंसी है इसकी, और 110 डायरेक्शन चेंज होती है, ये डिफरेंस है दोनों में। हो गया। ठीक। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटे। देखिए क्वेश्चन, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज इक्वल टू 10 की पावर -2 टेस्ला। कैसे? A circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohms is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of B and which forms a diameter and which forms a diameter of the coil if the coil rotates at 200 RPM revolution per minute. The amplitude of the alternating current
induced in the coil is ऑप्शन लिख रही हूँ बेटा। ये 1988 में आया हुआ है, 1988 में आया हुआ है नीट में। देखिए, पहला ऑप्शन है 4 पाई स्क्वायर मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 30 मिली एम्पियर, और थर्ड है 6 मिली एम्पियर, और फोर्थ है बेटे आपका 200 मिली एम्पियर। देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन ए रीजन of uniform magnetic induction B is equal to 10 की पावर -2 टेस्ला। ठीक है, एक रीजन है बेटे जिसमें कि B का मान दे रखा है कितना, 10 की घात -2 10 की पावर -2 टेस्ला। उसने कहा कि ए सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, एक कॉयल है उसके अंदर कितने रेडियस की बेटे, 30 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है कॉयल की, एंड रेजिस्टेंस जो उसमें कॉपर की तार लगी हुई है उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, यानी आपको आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर दूंगी 0.30 मीटर। भाई मैंने ऐसे 100 से इधर कर दिया तो भाग देने में ये क्या है 0.30 मीटर। और फिर रेजिस्टेंस आर कितना है, अगर इसका ये स्मॉल आर लीजिए फिर कैपिटल आर से रेजिस्टेंस नोट करते हैं। कैपिटल आर रेजिस्टेंस कितना है बेटे, पाई स्क्वायर ओम। ठीक है, इज रोटेटेड मतलब घुमाई जा रही है अबाउट एन एक्सिस, उसी एक्सिस में, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ये तो वही केस नहीं बन गया, अगर इस तरह से बी दिया हुआ है और यहाँ पे कॉइल ऐसे घुमाई जा रही है, बी कैसा है बेटे, इसके परपेंडिकुलर है, बी कैसा है, पर ये घुमाई जा रही है और ये बी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, which forms the diameter of the coil it if the coil rotates at 200 revolution per minute, यानी 200 revolution per minute means एक मिनट में कितनी बार घूम रहा है वो, 200 बार। अगर मैंने कहा कि एक जो आपका जितने साइकिल पूरे होते हैं अगर इस तरह के हो वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, वो एफ होती है। अगर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1 सेकंड में या 1 सेकंड में जितनी बार घूमेगी वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है पर मिनट है। तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी निकलेगी बेटा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि पर सेकंड से चेंज करेंगे। देखो बेटे, जैसे ध्यान से सुनना, ये 200 इस तरह से ये वाली कुंडली 200 बार घूम रही है, तो इसका जो ये इस पॉइंट के जो चारों का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको पर सेकंड तो कैसे निकालेंगे, ये जो दिया हुआ है 200 जिसे हम डिवाइड करेंगे 360 से तो वो आ जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो कोण बना वो कितना बना 200/360। समझ में आई बात, तो ये हो गया आपका 20/36। रेसिडेंटली ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20/36। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा, निकालना क्या है बेटे, उसने कहा दी एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है। अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का समीकरण क्या होता है, यही होता है ना, सबने पढ़ा है। और एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, आई नोट। तो आई नोट क्या होता है बेटे, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन
क्या बताया था मैंने? आर अभी लिखवाया था ना? यस मैम। ई नॉट अपॉन आर। तो ई नॉट की वैल्यू क्या दे रहा है हमें? देखो, ये ना ना, ये तो आपका हो जाएगा ना बेटे। ये ओमेगा तो हमने वैसे निकाल लिया, 2 पाई एफ करके। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ हमने निकाल ही लिया, 200/360। इससे में ये पता चल जाएगा। और ई जीरो मैंने बताया था आपको, ई नोट जो है इससे क्या होता है बेटे? एन, क्या लिखवाया था? ए एन आर ओमेगा, यही तो लिखवाया था। एन बी लिखवाया था। वो बोलना क्या लिखवाया था? एन बी ए ओमेगा। ठीक है। एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स, बी चुंबकीय क्षेत्र वो आपको दे रखा है। एरिया कैसे निकाल लेंगे इसका? कॉइल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कॉइल वृत्त होगी, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आर आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कॉइल दे रखी है। कितनी दे रखी है रेडियस ऑफ कॉइल? 0.30 मीटर। ठीक है। ओमेगा आपने निकाल लिया 2 पाई एफ का। करना जरा फटाफट से। निकालो बेटे से, जल्दी निकालो, अपनी अपनी कॉपी में निकालो फटाफट। एक बात और याद रहे कि इसमें जो डाउ है, कॉइल दे रखी है। देखो बेटे, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये जो कह रहा है ए सर्कुलर कॉइल, ए मतलब एक सर्कुलर कॉइल, यानी एन का मान कितना हुआ? एक। एन इज इक्वल टू 1। अब रखिए आप ई नॉट निकालिए सबसे पहले। ई नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू बी कितना है? 10⁻⁻2 है ना? बी कितना दिया है बेटे? 10⁻⁻2 इंटू ए कितना है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 0.3030। आर स्क्वायर हो गया। और ओमेगा कितना है? 2 20/36। और एक और चीज भी है, ये तो एफ निकला, ये तो एफ हुआ ना उसकी फ्रीक्वेंसी। और अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखनी है तो 2 पाई एफ रखेंगे, और 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे। समझ में आई बात? ये जो, ये देखो बेटी, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो ये जो आपने, ये जो इसके रिवोल्यूशन है वो क्या है? एफ है ये, 200/360। ये एफ है, तो एफ का मान यहाँ रखा तो क्या होगा बेटे? ओमेगा का मान क्या होगा? 2 पाई गुना 20/360। आप करो इसे हल, जल्दी करो इसे। ये तो आपका ई नॉट निकला, और इसे आर से डिवाइड करो। आर कितना दिया है आपका? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर होगा। ठीक है बेटे, पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये एक पाई ये, और दूसरा पाई ये। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया बेटे। उसके बाद है आपका नीचे भी तो पाई स्क्वायर है रजिस्टर। मैडम ऊपर पाई स्क्वायर है, फिर पाई दोबारा है। बी की वैल्यू रखी हुई ये वाली। पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्कुलर का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक तो ये पाई गुना आर कितना है? 0.30 मीटर। फिर आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर। समझ नहीं रहा तो एक पाई तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या आया? 2 पाई एफ। 2 पाई गुना एफ, तो पाई गुना पाई, पाई स्क्वायर ही तो हुआ बेटे। क्लियर हुआ? पाई इंटू पाई तो पाई स्क्वायर ही तो हुआ। तो नीचे पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया। अब देखो सर करके फटाफट, 10 की पावर, और फिर 1.10
जैसे 6 फिर क्या गड़बड़ आ रहा है क्या? एक तो कैलकुलेशन नीचे चलेगी बहुत कम। करो अपनी कैलकुलेशन करो कितनी आई। ये हो गया 10 की पावर -2 इंटू 0.3 इंटू 0.3। ये हो गया आपका 2 गुना 2 पाई अपॉन 36। यही तो होगा। अच्छा। जब बेटे आप इसे सॉल्व करोगे ना 2 पाई गुना 200 इसको इसको आपने सॉल्व किया ओमेगा को आपने 2 पाई गुना कितना किया 200/360 से इसे सॉल्व करने के बाद कितना आया 20/36। नहीं ये देखो 20/36 से कब आया था 20 बटे इसे जब आप हाँ ये 0 से 0 कटा 20/36 तब आया था। और जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 18 दूना 36 और फिर आप इसे और सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 10/9। समझ नहीं बात 10/9। और अगर इसमें पाई का मान इतना ही तो आ रहा है। यही तो आ रहा है। देखो ये इतना ही नहीं आ रहा ओमेगा का मान। अच्छा 700 करो सॉल्व करो इसको फटाफट ओमेगा को सॉल्व करो। करा किसने सॉल्व करा? हो रहा है सॉल्व। पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल लो ढंग से और फिर रखो फुट करके। 10/9 आ गया अगर 10/9 रख के सॉल्व कर रहे हैं। 10/9 रख के सॉल्व किया। इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे बेटा 10/9 रख के सॉल्व कर लो। यहाँ पे 10/9 रख दो। 10/9 रखा मैंने इसकी जगह 10/9 रखो। किसकी जगह बना 10/9 पाई ए इसकी जगह 10 बटे तो भी तो कट गया ना 10/9। अब देखो बेटे 3 3 या 9 सीधा 9 से 9 कटा। मिलियन के आ रहा है 10 की पावर -2 ये तो 3 3 या 9 ये 3 3 या 9 11.9 10 9 10
ये तो वन वन ये हो गया 10 मिली एम्पियर आ रहा है। 10 मिली एम्पियर आ रहा है वैसे। 10 मिली एम्पियर आ रहा है आपका भी, लेकिन इसमें 10 मिली एम्पियर तो है नहीं है यहाँ से। देखो मैंने तीन दिन हो गया। पिछले वाले 3 आएगा तो ये 0.30 है तो एक बार और मैं तो हो सकता है कि ये जो 30 है 30 मिली एम्पियर की जगह 10 मिली एम्पियर हो ऑप्शन में, क्योंकि मेरा मैंने जो सॉल्व किया उससे जो आ रहा है बेटे 10 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया, इसे सॉल्व करना आराम से बैठ के फिर, तो इसे सॉल्व करके देखना कितना आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल से तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो है 10 मिली एम्पियर ही आ रहा है बेटा। तो इसमें या तो ऑप्शन यहाँ पर होगा, 30 के स्थान पर होगा बेटा 10, गलती मिसप्रिंट हुआ होगा, या तो 10 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। या फिर अगर पूरा और देख लेना, एक बार करके देखना अच्छे से पूरा सही से, और अगर अभी करिए तो बताओ, अभी करिए, अभी करिए, इसको कितना आया आंसर। 10 की पावर -2 इंटू 0.1 भी तो आया बेटे, यहाँ पे 1 भी तो आएगा, तो वो कितना हो गया, यहाँ पे आया पूरा सॉल्व करने के बाद ये आया देखो 0.9 इंटू 10 की पावर -2। तो जब एक दशमलव इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, इससे ले लो आप या इधर से ले लो, 10 की पावर -3 ये हो जाएगा इंटू 10 ये है, तो 10 की पावर -3 का मतलब मिली एम्पियर, और 10 लिखा हुआ है तो 10 मिली एम्पियर, इसका आंसर 10 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, एक बार आप घर जाके भी देख लेना करके कि 10 मिली एम्पियर आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। अब है आपका एवरेज वैल्यू, किसकी, करंट की एवरेज वैल्यू। आपने पढ़ा होगा कि एवरेज क्या होता है, औसत। अगर मुझे 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है तो मैं क्या करती हूँ बेटे, पांचों को जोड़ के 5 से भाग करती हूँ। इसी तरह से मैंने अगर करंट दे रखी है मुझे I1 I2 I3 IN तक, तो मुझे उसका एवरेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, जितनी भी मेरे पास करंट गिवन है उन सबको जोड़ के उतने ही नंबर से, कितने नंबर से, n नंबर से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हुआ, एवरेज एवरेज तो आप जानते ही होंगे, औसत पढ़ा है मैथ्स में। एवरेज एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही अभी कि अगर मुझे किसी भी संख्याओं का एवरेज निकालना होता है तो मैं उन सबको जोड़कर उतनी ही संख्या से डिवाइड कर देती हूँ, तो वो क्या निकल जाता है, एवरेज। अगर मेरे पास इस तरह से काफी सारी करंट्स दे रखी है, I1 दे रखा है, फिर कॉमा I2 दे रखा है, कॉमा I3 दे रखा है, IN करंट्स दे रखी हैं, तो मुझे इसका अल्टरनेटिंग एवरेज निकालना है। वो क्या हो जाएगा बेटे, आई एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस IN अपॉन n। क्लियर, उसके बाद है बेटे, अगर आपको आई और आई को
फंक्शन अगर करंट का जो दिया गया है, करंट दी गई है वो टी के पदों में दिया गया है, समय के पदों में, तो कैसे निकाल लेंगे एवरेज? मान लीजिए आपको I1 I2 I3 IN दे रखा है, तब तो ऐसे निकाल लेंगे, पहला केस। ठीक है, लेकिन अगर आपको आई को किसके पदों में दिया गया है, डी के यानी टाइम के पदों में दिया गया है, तब आप करंट का एवरेज कैसे निकालेंगे बेटे? तब आप निकालेंगे, ऐसे दिया गया आई एफ इंटू टी के पदों में फंक्शन है आपका, तो आई एवरेज निकलेगा इस तरह से। बेटे आई एवरेज इज इक्वल टू आई जो पर इस तरह से डैश से एवरेज कहते हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी। ओके, कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 टाइम तक अपॉन T2 माइनस T1। इस फार्मूले से निकलेगा बेटे उस कंडीशन में आई एवरेज। अगर हमारे पास समय के पदों में दे रखा है कोई फंक्शन और धारा दे रखी है और हमें कहा एवरेज निकालो, तो हम कैसे निकाल लेंगे? आई एवरेज इज इक्वल टू आई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक आई डी टी अपॉन T2 माइनस D1। अब आप कहो कि ये क्या चीज है मैडम? इंटीग्रेशन आई डी टी T1 से T2, एरिया, एरिया अंडर द कर्व। जब भी कोई कर्व ऐसे देखो बेटे, ये आई है और ये टी है, समझ रहे हो? आई और टी के बीच में इस तरह से कोई कर्व दे रखा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये हमें क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। कहां से? T1 से, ये T1 से T2 तो ये वाला ध्यान रहेगा बेटे आपको। ये वाला जो एरिया है कौन सा? T1 से T2 तक आई इंटू डी टी, एरिया अंडर दिस कर्व। क्लियर? तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? यहाँ इसकी जगह पे लिख लो एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? आई डैश टी, आई टी कर्व, एरिया अंडर द कर्व आई टी और अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर हुआ बेटे? ठीक इसी तरह से जैसे आपने एवरेज धारा निकाली है, एवरेज करंट निकाला है, आप अल्टरनेटिंग में एवरेज वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एवरेज वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल यही सारे सूत्र जो आई है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वी। क्या यूज करेंगे बेटे? वी यूज करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे? वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए बेटे आप। जो सूत्र आई में होंगे वह सभी सूत्र वोल्टेज वर्सेस टाइम में भी होंगे। वोल्टेज वर्सेस टाइम में भी होंगे। समझ में आई बात बेटा? जैसे आपने आई निकाले, ठीक इसी तरह से आप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। और इसी से रिलेटेड मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और वो आप ही उसको मुझे बताएंगे करके। बता दो बेटे से। हो गया? देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एवरेज करंट। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज करंट। इस तरह से आई बार, ठीक, और आपको ये कर्व दे रखा है बस, ये आपको एक ग्राफ दे रखा है बेटे, इससे आपको निकालना है एवरेज करंट। किस किस के लिए कर्व? आई में
और ये टी में, और ये आपको इस तरह से दे रखा है बेटे, ये आपकी 10 एम्पियर करंट दे रखा है, और दैट इज टी, दैट इज 2T, और दैट इज 3T। ठीक है, बस निकालो भाई। ऑप्शन नंबर ए है 10 एम्पियर, बी है आपका 5 एम्पियर, सी है आपका 7.5 एम्पियर, और डी है आपका 2.5 एम्पियर। बताइए बेटे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं कर्व दे रखा हो, वहां एवरेज निकालना हो, तो क्या यू अगर आई और टी में दे रखा हो जब फंक्शन, तो कैसे निकालेंगे? आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया अंडर दी कर्व आई टी, ये लिखवाया, बटे T2 माइनस T1, यही तो लिखवाया सूत्र। अब एरिया अंडर दी कर्व, आप इस कर्व को ले लीजिए, ठीक है, यानी इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वही होगा ना ये वाला पार्ट। कितना होता है बेटे? इसकी जो हाइट है वो तो आपकी 10 हो गई, 10 एम्पियर, और ये आपका हो गया 0 से T तक। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। आधार कितना है आपका बेटे? T, और ऊंचाई कितनी है? 10 एम्पियर। देखिए 1/2 आधार T इंटू ऊंचाई हो गई 10 एम्पियर अपॉन T2 माइनस T1। T2 यानी कितना था आपका? T2 कितना है बेटे? T, और T1 कितना है? 0, T माइनस 0, तो कितना हो जाएगा बेटे? T से T, अभी जब लेस होकर बचेगा पहले हाफ 10 इंटू T अपॉन T, T से T कैंसिल, और ये हुआ आपका 5 एम्पियर। आई कितना आया बेटे? आई एवरेज क्लियर हुई बात? कि अगर आपको इस तरह से कोई कर्व दे रखा है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटे, छोटा सा कर्व दे दिया, पूछ लिया फाइंड एवरेज करंट, तो आपको क्या निकालना है? ये जो कर्व है इसका एरिया निकालना है। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 0 से T तक है, और हाइट कितनी है? 10 एम्पियर, जो ये दे रखी है। बेस कितना होगा? T, और हाइट कितनी है? 10 एम्पियर। 1/2 T इंटू 10 अपॉन T2 माइनस T1। इसमें देखो बेटे ये T1 है, ये T2 है, तो T2 माइनस T यानी T माइनस 0। समझ में आई बात? अगर आप यहाँ इस वाले ट्राइंगल के लिए भी निकालेंगे सेम आएगा, क्योंकि T2 माइनस उस कंडीशन में T करेंगे, T2 में से T लेस करेंगे तब भी T आएगा, और अगर आप 3T में से 2T लेस करेंगे तब भी T आएगा। समझ में आई बात? कि अगर एवरेज करंट निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे। अब आता है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि RMS, सुना होगा आपने RMS, यानी IRMS। हटा दो बेटे, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बेटा R.M.S, पूरा लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी IRMS एंड वोल्टेज, साथ में वोल्टेज को भी ले लो बेटा।
देखिए लिखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज ऑल्सो नॉन, इसका दूसरा नाम भी है बेटे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। जैसे कि पहले नाम से ही पता चल रहा है आपको, इधर देखेंगे बेटा, ये है IRMS। ध्यान से समझिए इसको, पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। उन सभी धाराओं का स्क्वायर करने के बाद फिर लेंगे उसका मीन। मीन मैंने एवरेज, सभी को जोड़कर जितने जोड़े उतने से भाग, उसे क्या कहते हैं, मीन, एवरेज, औसत। और फिर हम करेंगे रूट। रूट यानी वर्गमूल, रूट ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट। तो अगर मेरे पास ये वैल्यूज दे रखी है I1, I2 और I3, तो इसका IRMS कैसे निकलेगा बेटे, इन तीनों धाराओं का I1, I2, I3 तीन करंट दे रखी है, इनका रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले इन सबका क्या करूंगी मैं, स्क्वायर। आई स्क्वायर, वन का और टू का स्क्वायर और ये थ्री का स्क्वायर। फिर क्या करूंगी, मीन। मीन यानी सबको जोड़ के उतनी जितनी है उतने से भाग, ठीक है। और फिर क्या है, रूट यानी वर्गमूल। समझ में आई बात, ये क्या निकल गया, I1, I2, I3 का IRMS वैल्यू। समझ में आई बात, क्लियर हुई। RMS यानी पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। अगर आप ये कह दो कि मैडम हमें सीधा करंट दे रखा है और IRMS वैल्यू निकलवाई है, तो हमें तो नहीं पता कि वो कितने साइकिल है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आप उसमें हमेशा मेंशन करेंगे 1 साइकिल। क्या साइकिल मेंशन करेंगे, 1 साइकिल। अगर आपको n की वैल्यू नहीं है तो आप एक साइकिल रखेंगे हमेशा। क्या रखेंगे, साइकिल रखेंगे 1। मैंने ये कहा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता कि ये I1, I2, I3 है या n है, ये कितने हैं, अगर आपको n का मान या ये वाले नंबर ऑफ करंट्स कितनी है नहीं पता, और उसने कहा कि IRMS निकाल लो, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में जब आपको n का मान नहीं पता, n नहीं पता, आपने n का मान 1 रखना। साइकिल आपको कितनी लेनी है, 1। जैसे कि देखिए, किसी क्वेश्चन में ये कहा बेटे कि आई करंट है, क्या है, आई करंट है, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आपको पता ही है कि इसमें ना तो I1 दे रखा है, ना I2, ना I3, ना n का मान, कुछ भी नहीं दे रखा ना। और मुझसे क्या निकलवाना है उसने, IRMS, इस I का रूट मीन स्क्वायर मान निकलवाना है। तो मैं क्या करूंगी बेटे, सबसे पहले इसका क्या करूंगी, स्क्वायर। क्या करूंगी, एस, एस फॉर स्क्वायर। उसके बाद मीन, मीन का मतलब एवरेज लेना है, मीन को इस निशान से शो करते हैं, मैंने उसे ऐसे निशान मार दिया, मतलब उसका मीन हो गया। और उसके बाद क्या लूंगी मैं, रूट, ए इस तरह से। समझ में आई बात, दैट इज कॉल्ड IRMS। अब इस समय मैंने n का मान कितना लिया, 1, क्योंकि मुझे तो मेंशन ही नहीं है कि I कितने में बटा हुआ है। समझ में आई बात, मुझे मेंशन नहीं है कि I कितनी जगह है, तब मैंने उसे n को 1 ले लिया। क्लियर हुई बात,
तो उस कंडीशन में आप आई आर एम एस इज इक्वल टू वर्गमूल आई का स्क्वायर का बार, इस तरह से लिखेंगे ये फॉर्मूला। कोई डाउट है? क्लियर हुआ पीछे? और एक और चीज जो आपको याद रखनी है बेटे हमेशा, वो ये है कि अगर आपको ये है साइन ओमेगा टी का बार और कॉस ओमेगा टी का बार, यानी एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी और एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसका मान हमेशा याद रखिए बेटे। फुल साइकिल नोट कर लो कॉपी में, फुल साइकिल इसका होता है 0 और इसका भी होता है 0। और फिर नोट कर लो हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में होता है बेटा 2/पाई और इसका भी होता है 2/पाई। साइन ओमेगा टी का एवरेज और कॉस ओमेगा टी का एवरेज मान है ये। फुल साइकिल का 0 0 और हाफ साइकिल का 2/पाई। और इसी तरह से बेटे इसका भी नोट कर लो, एक जब कर ही रहे हो तो फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का बार, इसका मान नोट कर लो। फुल साइकिल के लिए होता है 1/2 और इसका भी होता है 1/2 और इसमें हाफ साइकिल में भी इसका मान यही रहेगा 1/2 और 1/2। समझ में आई बात? क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन करेंगे बेटा। हटा दो बेटे इसे, हो गया नोट? ये नहीं हुआ था? ये तो कर लो नोट। ये तो 0 है और ये आपका इसका ऊपर 2/पाई, ये क्या था फुल साइकिल और ये था आपका हाफ साइकिल। अरे बेटे तो नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, यूज होंगे बहुत क्वेश्चंस में। हो गया? देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। शोन इन फिगर है, फिगर दे दी है और बस उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव इसका आरएमएस वैल्यू निकालना। ये देखो बेटे, आई और टी में मान दे दिया है, कितना है इस तरह से। ये है करंट, यहाँ पर है 2 एम्पियर और यहाँ पर है -2 एम्पियर। चलिए आंसर लिख रही हूँ बेटे, 2 एम्पियर कोमा 4 एम, ए है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, सी है आपका 1 एम्पियर और डी है आपका 0। निकालो बेटे।
कैसे निकालेंगे? मुझे क्या निकालना है बेटे? आरएमएस वैल्यू निकालते हैं किसकी? करंट की। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? IRMS इज इक्वल टू, पहले जो भी करंट दे रखी है उसका क्या करते हैं हम? पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और फिर उसका रूट लेंगे। तो करंट तो आपको यहाँ पे दो दे रखी है, एक प्लस में और एक माइनस में। यही दे रखा है ना? प्लस में कितनी दे रखी है? 2 एम्पियर। और माइनस में -2 एम्पियर। तो आपको क्या करना है? अब आपके पास I1 और I2 का मान तक, आप समझ गए मैम? हमें I1 को देखना है कि कितनी है, तो I1 प्लस में और I2 माइनस में दो है दे रखी है। तो आपको अब क्या निकालना है बेटा? I1 पता है आपको इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। अब आपको निकालनी है IRMS। तो आप क्या करोगे बेटे? पहले इन दोनों का क्या कर दूं? स्क्वायर, यानी 4 प्लस -2 का स्क्वायर क्या करूंगी? वो भी 4 हो जाएगा। और फिर मीन, मीन क्या है? 2 है ना? दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के 2 से भाग दे दिया। ये क्या निकल गया? मीन। समझ में आ गई बात? मीन कैसे होता है? औसत कैसे निकलते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग। दो करंट है ना, I1 I2, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, मीन निकल गया। और फिर R फॉर रूट, और फिर इसे किसमें मिल गया मैंने? रूट में। यानी ये कितना है बेटे? 8/2 रूट में। 2 चौक 8, यानी 4 का रूट 2। तो कितनी निकली बेटे इसकी मान? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ बेटे? IRMS इस तरह से निकाल लोगे। आना है, ये हर साल आता है क्वेश्चन इस तरह का। कभी एवरेज निकलवा लेता है, कभी IRMS निकलवा लेता है, कभी पूछ लेता है कि इनमें से बताओ कौन कौन से AC है, कौन सा DC है फिगर। अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो 2011 में आया भी हुआ है, देखिए बहुत करवा रही हूँ मैं। हो गया बेटे, कर लिया? क्वेश्चन, the RMS value, the RMS value of potential difference V shown in figure। फिगर में ये शो किया गया बेटा। मैंने आपको पहले ही एक लाइन लिखवा दी थी कि जितने फॉर्मूले आई में है, आई एवरेज के, IRMS के, उतने ही सब क्या है? वोल्टेज की है। दैट इज T और दैट इज V। क्लियर? अब उसमें क्या बोला है कि RMS वैल्यू निकालो पोटेंशियल डिफरेंस की। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन दे रखा है V0/√3, बी दे रखा है V0, सी दे रखा है V0/√2 और डी दे रखा है बेटे V0/2। तो निकालेंगे।
वही सूत्र लगाइए बेटे। IRMS के स्थान पे क्या लिखा मैंने बेटे? VRMS। यानी सबसे पहले जितने भी वोल्टेज दिए हैं उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। फिर क्या ले लूं? मीन। और फिर क्या ले लूं? रूट। तो वो क्या निकल जाएगा? VRMS। तो लीजिए बेटा, जैसे कि आपको पता है, इधर देखो बेटे ध्यान से। पूरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है बेटे? यानी आधा साइकिल है। ध्यान से समझ लो। यहाँ तक एक आधा साइकिल और फिर आधा इधर। आधे साइकिल में तो ये है वोल्टेज, समझ रहे हो? लेकिन जो आधा साइकिल हुआ उसके बाद उसकी वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज तो है ही नहीं भाई। देखो ये वोल्टेज की वो है कर्व, यहाँ वोल्टेज कितनी है? 0। तो भाई वोल्टेज की लाइन तो यहाँ आ गई। समझ रहे बात? जब आपका आधा समय हुआ, अब तक तो वोल्टेज ये थी और वोल्टेज घट के यहाँ आ गई। लेकिन जब मैंने फिर उसे आधा साइकिल पूरा किया, T/2 से T समय तक आधा साइकिल पूरा करा, तो वोल्टेज उतनी ही रही, यानी 0। क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे वोल्टेज कितनी है? टाइम तो ये हो गया T/2 से लेके T तक, टाइम तो ये चला, लेकिन वोल्टेज कितनी रही? 0। वोल्टेज तो 0 ही रही। समझ रहे बात? तो कितनी वोल्टेज हो गई? पहली वोल्टेज तो ये हुई आपकी, ये वाली पहली वोल्टेज ये हुई। पहली वोल्टेज का जो मान है वो कितना हुआ बेटे? यहाँ से यहाँ तक V1। लेकिन V2 कितना रहा? 0। क्लियर बात समझ में आ रही? V2 क्या रहा? 0 रहा। और फिर अगर तो हमारे पास V1 और V2 है और VRMS निकालना है, तो क्या निकालेंगे बेटा? पहले मैं क्या कर लूंगी? V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, फिर दोनों का मीन, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और फिर उसका रूट। यही तो हुआ मतलब, यही मतलब तो हुआ। तो अब आपका V1 कितना दे रखा है? V1 का मान इन्होंने दे रखा है बेटा, बस V0 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है V0, यहाँ से लेके यहाँ तक जो V1 है वो कितना है? V0 है। तो V1 की जगह आप लिख लीजिए V0, V0 का स्क्वायर। और V2 कितना हो गया बेटे? 0। 0 का स्क्वायर 0/2, और इसका पूरा स्क्वायर रूट। इसका क्या हो जाएगा बेटे? V0 स्क्वायर का वर्गमूल V0 हो जाएगा केवल, बटे रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। राइट ऑप्शन है सी। निकाल लोगे इस तरह से? इसमें और उसमें IRMS और VRMS में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं देख लीजिए। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैडम V1 तो ये हो गया, वो मतलब इस चीज को नहीं लेते। वो लेते हैं कि मैडम V1 तो ये हो गया, V2 ये हो गया, और V3 ये है कि ये तो 3 में बटा है V। लेकिन भैया ये कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये कौन से एक्सिस पे है? T पर। तो भाई ये जो 3 चीजें हैं ये तो टाइम है। क्या दिया हुआ है? ये टाइम है। और टाइम में भी अगर जहां पर उसने इस तरह लिख दिया T/2, T/2 का मतलब आधा टाइम। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। जिसमें साइकिल पूरा हो रहा है उसका आधा, उसका आधा यहाँ तक हो गया। और फिर T का मतलब कि आपका पूरा साइकिल यहाँ तक खत्म। ये तो यूजलेस है बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। जो ये वाली चीज दिखाई गई है ना, ये यूजलेस है, बिकॉज आपका साइकिल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपका साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? डी। अगर आपका साइकिल इस तरह से दे रखा है T/4, फिर T/2, फिर 3T/4, फिर T, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? T पे। समझ में आई बात? इसमें तो 4 हिस्सों में बटा है आपका साइकिल, लेकिन इसमें तो आपका साइकिल मात्र 2 हिस्सों में बटा है। T/2 भाई, T/2 मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, एक बार ये हिस्सा और दूसरे बार ये हिस्सा, पहला और ये दूसरा। समझ में आ रही बात?
बात समझ में आई? इस वाले प्रोसेस में आपका जो टी है वो तो केवल दो में, मतलब ये जो है आपका जो टी पूरा साइकिल है तो सिर्फ दो ही समय में दे दिया गया है, एक T/2 और एक टी। समझ में आ रही बात? और ये तो था टी की मान जो दो जगह थे, लेकिन हमारे पास v का जो मान है, v का मान तो हम y अक्ष पे लेंगे ना बेटे। हमेशा याद रखना, बच्चे एक दो तीन ऐसे v को मान लेते हैं, लेकिन ये तो t है, इस तरह तो t दिया गया है और y का मान कहाँ दिया गया है, y ऐसे दिया गया है, तो भाई y का तो बस यही दिया है, यहाँ पे आया जैसे ही वो इस समय पे आया, यहाँ तो y का मान है ही नहीं कुछ भी, y0 यानी y मतलब v, वाई एक्स पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस v दिया है, तो इसका मतलब जो v है यहाँ पर v का मान कितना हो गया, 0। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो फिर बढ़ करके v का मान कितना हो गया, v0। समझ में आई बात? ये सिर्फ बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इससे आगे का प्रोसेस दिया गया, वरना अगर आपका इतना भी दिया होता, सिर्फ इतना, अब आप ये मत कहते कि मैडम ये तो बस यहीं तक खत्म हो गया। अगले बंदे ने ये लिखा हुआ है कि पूरा जो साइकिल है वो यहाँ तक हो रहा है टी तक, तब भी आप पूरा प्रोसेस करेंगे, ये V1 और ये V2, ये तो V1 और ये V2। समझ में आई बात? अगर आप इतना सा प्रोसेस देखें तो आप दिमाग ये मत सोचना कि इसमें तो केवल बस एक ही खाना दिया हुआ है छुट्टी, तो इसमें तो केवल बी एक ही होगी, इसमें भी बी दो होगी, क्योंकि समय दो दिए हुए हैं, T/2 और टी। पूरा जो साइकिल है वो बेटे 0 से टी तक होता है। अगर कोई साइकिल चार खंडों में बटा है तो वो ऐसे है, T/4, T/2, 3T वो ऐसे होता है, ऐसे। एक साइकिल कितने में बटा है, चार में। समझ में आई बात? ये वाला साइकिल दो में बटा है, कितना, आधा और आधा इतने में। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? हम्म, टाइम हो गया, हो गया होगा 1 घंटा। ये होने वाला। हाँ, बस स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, बस चल, ले लो फिर, ब्रेक ले लो बेटा। हाँ जी, आज दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मन बहुत मन लगे से करोगे तो आसान